नमस्कार, रात के 11 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर फाइनल प्राइम टाइम और आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर बाबा सफाई पर सफाई दिए जा रहे हैं। भाई कारनामे पर कारनामे किया जा रहा है। भक्तों के बीच दरअसल साक्षात चमत्कार का दावा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री इस बार अपने चमत्कार की वजह से सुर्खियों में नहीं, एफआईआर की वजह से सुर्खियों में है। शालिग्राम गर्ग जो बाबा के भाई हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया जो बाबा को सफाई पर सफाई देनी पड़ रही है। सीधे बागेश्वर धाम से हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हमें किसी भी पंथ से द्वेषता नहीं है, सनातन धर्म से कट्टरता है। जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक वैदिक प्राचीन सनातन धर्म के लिए हम बोलते रहेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र की। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के वो बाबा जो मौजूदा दौर में सुर्खियों में, जिनकी चारों ओर जबरदस्त चर्चा चल रही है। चर्चा कभी हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बयानों को लेकर, कभी सनातनी क्रांति को लेकर, तो कभी भक्तों के चमत्कार से साक्षात्कार के दावे को लेकर। प्रेत बाधा के रोगी मुट्ठी बांध लो सब दोनों हाथों की। राम मार लगाई जाए और तेज उठापटक की जाए। जितना परेशान इन रोगियों को प्रेतों ने किया, मार मार कर इन्हें परेशान किया जाए। लेकिन इस बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कोई चमत्कार नजर नहीं आया। इस बार वो सुर्खियों में आए हैं अपने छोटे भाई शालिग्राम गर्ग के खिलाफ लिखी गई एफआईआर की वजह से, और बागेश्वर धाम में एक 10 साल की बच्ची की मौत की वजह से। बाबा के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग पर एक दलित परिवार के घर की शादी में जाकर बवाल करने का आरोप है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के बाड़मेर से एक मां अपनी बीमार बच्ची को लेकर बागेश्वर धाम पहुंची थी। बागेश्वर धाम में बच्ची को भभूति दी गई, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। बच्ची की मौत पर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने जिले के डीएम और एसपी से रिपोर्ट मांगी है। धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग का एक नया वीडियो भी सामने आया। वीडियो उसी रात का बताया जा रहा है। इस वीडियो में शालिग्राम गर्ग कट्टे से हवाई फायरिंग करता नजर आता है। इस मामले में शालिग्राम गर्ग के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस भी दर्ज हो चुका है। हालांकि इस कहानी में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब उस दलित परिवार के कुछ लोग थाने पहुंच गए और शालिग्राम के खिलाफ दर्ज शिकायत का ही विरोध करने लगे। बाद में इस मामले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई, जिसमें उन्होंने कहा वो झूठ के साथ नहीं है और जो करेगा वो भरेगा। शालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं हैं। कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं हैं और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं। इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा। राम कथा करते करते हिंदू राष्ट्र निर्माण की बात करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अब तो कई मौलवियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। ये मौलवी धीरेन्द्र शास्त्री के सभी कार्यक्रमों से मुस्लिमों को दूर रहने के लिए कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर देश को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री तो सनातन को सर्वोपरि बनाने में जुटे हैं। ऐसे बयानों को घर वापसी का साइड इफेक्ट बता रहे हैं। ये उनकी बातें देश को तोड़ने वाली हैं और देश में नफरत फैलाने वाली हैं। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहां जाकर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुने। ऐसे कहने से कोई रुक नहीं जाता है। ये जो है बेईमानस्ता फैलाना है और शुद्ध से जो है लग रहा है कि उनको आग लगी हुई है, मिर्चा लगी हुई है और उन्हें भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके लोग सनातन धर्म को स्वीकार कर लें। बाबा बागेश्वर का एजेंडा क्लियर है। घर वापसी कराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। स्वधर्मे न धर्म श्रेय, श्रेयः परधर्मो भयावहा। गीता कहती है अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम सनातनियों को निवेदन करेंगे, पागलो
सनातनियों अब वक्त आ गया है एक होने का। हिंदुओं जाग जाओ सनातनियों, आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। हमने कहा अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। हाल ही में 220 ईसाइयों की सनातन धर्म में वापसी के जरिए शास्त्री अपने दावे को मजबूती देने का काम भी कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के घर वापसी अभियान से धर्मांतरण गैंग भी सदमे में। हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर धार्मिक महाकुंभ का आयोजन किया था। इसके आखिरी दिन यानी रविवार को ईसाई बन चुके 220 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई। विधि विधान से दीक्षा के बाद ये सभी हिंदू बन गए। अब आप सनातन धर्म में आ रही है, कैसा लग रहा है? हम इस धर्म में आए, हम हिंदू धर्म में है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आई हैं? हम उड़ीसागर जिले से भदोना से। आप कौन से धर्म में थी? हम हिंदू धर्म में है, पहले में हते पहले किस? ईसाई धर्म में वगैरह हमारे मेरा बकरी दाई उनने मच्छरदानी बांटी उधर लोग आ गए ले जाते हम लोग हमारे बस में फ्री और हम हिंदू में जुड़ने। धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि इन लोगों ने खुद अपनी मर्जी से सनातन धर्म में वापसी की। ऐसे कुछ लोग चर्च जाते थे, कुछ लोगों ने ईसाई धर्म अपना रखा था, बाकी उनका परिवार है, सब नहीं है, बाकी उनका परिवार है। तो वह लोग आज अपनी इच्छा से धर्म जागरण मंच के साथ यहाँ पर आए हैं कि हमको पुनः ये सनातनी ही है, कोई दूसरे धर्म में नहीं पहुंचा है, क्योंकि धर्म सिर्फ सनातन है। तो ये सनातन धर्म में पुनः अपनी संस्कृति को मानने का संकल्प लेने बागेश्वर धाम आए हैं। आप लोगों से एक ही प्रार्थना, भूल है सबसे होती है। अब तो आप हर शनिवार मंगलवार अपने गांव के हनुमान जी के मंदिर में जाना, हम आप सबको टाइम देंगे, भभूति अभिमंत्रित देंगे, एक एक बागेश्वर बालाजी के चरणों का कवच देंगे। जिंदगी में तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने बयानों से देश को हिंदू राष्ट्र बताने में जुटे हैं और सनातन से दूर गए लोगों की घर वापसी करा रहे हैं। ऐसे में उनके बयानों से लेकर सनातनी क्रांति और घर वापसी के कार्यक्रमों की गूंज अब दूर दूर तक पहुंच रही है। विरोध करने वाले सभी लोगों के सुरे और टारगेट भी सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं। लेकिन बाबा का जितना विरोध हो रहा उससे ज्यादा बड़ी तादाद में उनके समर्थकों की संख्या बढ़ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तों से शनिवार और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाने की सलाह देते हैं, लेकिन उनके कुछ भक्त तो उनमें ही हनुमान जी देखने। भक्तों की धीरेन्द्र शास्त्री में आस्था है और धीरेन्द्र शास्त्री का अटल संकल्प हिंदू राष्ट्र निर्माण का है। वो दावा करते हैं कि उन्हें लोकप्रियता नहीं चाहिए, वो तो बस रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ और भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि जैसे ही हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा वो अखंड भारत का भी मोर्चा खोल देंगे। भारत सनातन भारत नहीं, पूरी दुनिया पर राम जी का राज हो जाएगा फिर से। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। सीधी सदन में पार्षदों के बीच मारपीट हुई है। बीजेपी पार्षदों की सदन में नारेबाजी हुई है। आपको बता दें कि आप और बीजेपी पार्षदों के बीच जमकर बवाल हुआ है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं सिविक सेंटर के अंदर की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एमसीडी के अंदर की। आज देखिए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी, लेकिन इसके बाद बीजेपी पार्षदों के साथ कैसे जमकर बवाल भी हुआ, ये तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, पुलकित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुलकित, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, कभी चुनाव से पहले विवाद, आज चुनाव के बाद विवाद, यानी कि पूरी तरीके से एमसीडी के अंदर के जो हालात हैं वो इस बार मारपीट से शुरू हुए, मारपीट पर खत्म। देखिए, पहले आपको सदन में लाइव तस्वीरें दिखा देता हूँ। एक दूसरे के ऊपर मारपीट हो रही है, बोतलें फेंकी जा रही है। ये देखिए सदन में एक दूसरे के ऊपर पानी की बोतलें फेंक रही है। देखिए महिलाएं फेंक रही है, ये देखिए महिला पार्षद, ये देखिए कैसे फेंका जा रहा है। और ऐसी सदन की तस्वीर आज तक
ये देखिए एक दूसरे के ऊपर पानी की बोतलें फेंक फेंक के मारी जा रही है, पूरा सदन डिस्टर्ब हो गया है, एक दूसरे के ऊपर मारपीट हो रही है। और तमाम ये देखिए आप ऐसी तस्वीर जी इस तरीके से पानी की बोतल फेंक कर एक दूसरे के ऊपर मारी जा रही है। और ये है स्टैंडिंग कमेटी की वोटिंग के दौरान की तस्वीरें। और समझिए कि किस तरीके से इन्हें देखिए सामने दूसरा पार्षद सामने लड़ने के लिए आ गए। और ये इसलिए हो रहा है कि दिल्ली ने इन्हें चुनकर भेजा है। किसने भेजा है? काम करने के लिए, दिल्ली की सफाई के लिए। लेकिन तस्वीरें जिस तरीके की सामने आ रही है वो ये बता रही है कि किस तरीके से सदन का मजाक बनाकर रख दिया है इन तमाम पार्षदों ने जो यहाँ पहुंचे थे और एक दूसरे को मारपीट कर रहे, एक दूसरे को निशाना बना रहे। किस लिए? स्टैंडिंग कमेटी की वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन पहले इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद में उसमें ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, दोबारा से वोटिंग की मांग की जाती है, लेकिन सदन से कहा जाता है दोबारा वोटिंग नहीं हो सकती। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं उनकी वोटिंग कराने की बात कही जाती है। उसके बाद पुलकित देखिए लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं, जरा वजह विस्तार से बताएं कि आखिर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों को चुनाव था। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव तक तमाम जो सदन में थी शांति कदर हो गया कि दोनों एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। धक्का मुक्की हुई, यहाँ पर बोतलें फेंकी गई, थप्पड़ मारे गए। हमारे पास तस्वीरें हैं जिसमें एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं और हंगामा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गया कि धक्का मुक्की के बीच में कई लोगों को हो सकता है चोट भी आई हो। और पानी की बोतलें किस तरीके से आपने लाइव देखी कि एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक के मारी है। निशाना देखिए, अभी भी देखिए कोशिश। अब कुछ सीनियर नेता जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, आतिशी आपको सामने नजर आ जाएंगी। अब वो यहाँ से लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्षद अभी भी एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। और यह तस्वीरें पूरे देश को शर्मसार करती हैं कि किस तरीके से दिल्ली के एमसीडी के अंदर इस तरीके से लोगों को निशाना बनाया गया, पार्षदों को निशाना बनाया गया जो चुनकर आए थे, जिन्हें जनता ने दिल्ली की सफाई के लिए चुनकर भेजा था। वो सदन में गंदगी मचाते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब कुछ पार्षदों ने को हटाया गया है जो लगातार मारपीट कर रहे थे और ये हंगामा आज शाम से ही चल रहा है। यानी कि मैं अगर आपको टाइम बताऊं तो करीब 4-5 बजे से यही स्थिति है सदन के अंदर, जब स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग हो ही नहीं पा रही है। लगातार सदन को स्थगित किया जा रहा है और 1-1 घंटे के लिए सदन स्थगित रहा है कि ताकि पार्षद शांत हो जाएं। लेकिन 11 बजे से 15 मिनट हो गए जब ये तमाम जो पार्षद हैं वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं और इन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा है कि देश की मीडिया के तमाम कैमरे उनके ऊपर लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना चाहिए और वोटिंग का वक्त आज का दिया गया है, लेकिन आपस में मारपीट वाली तस्वीरें सदन से जा रही हैं जो सदन को शर्मसार करती है और इन पार्षदों को भी जो दिल्ली से चुनकर आए। जी पुलकित, निश्चित तौर पर देखिए लाइव तस्वीरें आप सदन के अंदर से हमें दिखा रहे हैं और बहुत हैरान कर देने वाली चीजें। ये जनता के चुने जनप्रतिनिधि हैं और इनके हालात देखिए जी। आप खुद बता रही हैं कि नेशनल मीडिया के तमाम वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें सदन के अंदर ये लोग यहाँ पर गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर कोई बॉटल फेंक रहा है, कोई कागज फेंक रहा है। बहरहाल देखिए, मेयर, डिप्टी मेयर पद के चुनाव होने तक हालात ठीक थे। स्टैंडिंग कमेटी का आप सिलेक्शन किया जाना था। बात कहां बिगड़ी, किस बात को लेकर ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ा? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी का जब चुनाव शुरू हुआ 6 सदस्यों का, तो उसमें मोबाइल फोन अलाउ किए गए, यानी कि वोटिंग के दौरान वो अपना मोबाइल फोन अपने साथ ले जा सकते हैं। ये स्टैंडिंग कमेटी के जो लोग वोट कर रहे थे पार्षद, उन्हें अलाउ किया गया।
47 वोट पड़ने के बाद बीजेपी की तरफ से ऑब्जेक्शन उठाया गया। ये कहा गया, बीजेपी ने कहा कि ये मोबाइल फोन ले जाकर वोट ना करें, यानी कि जब वोटिंग के दौरान अंदर मोबाइल फोन इनकी जेब में नहीं होना चाहिए। इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया। फिर चेयर से ये कहा गया कि अब जो आगे वोट होगी उसमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने ये मांग की कि जो पहले 47 वोट हुए हैं उन्हें रद्द किया जाए और उसके बाद में दोबारा से वो वोट कराई जाए। इसे लेकर सदन की तरफ से मेयर ने साफ कर दिया कि दोबारा वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि बैलेट पेपर से जो दिल्ली की सदन में वोटिंग होती है वो उनकी संख्या लिमिटेड है। तो ऐसे में जितने वोट पड़ चुके हैं वो पड़ चुके हैं, आगे वोटिंग का प्रोसेस शुरू किया जाए। लेकिन बीजेपी के पार्षदों ने इससे मना कर दिया और सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामा होते होते किस कदर हंगामा बढ़ा, इसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि एक दूसरे को मारा गया, एक दूसरे के ऊपर पानी की बोतलें फेंकी गई, एक दूसरे को धक्का दिया गया और कोशिश यहां तक हुई कि जो महिला पार्षद थी वो भी एक दूसरे के ऊपर पानी की बोतलें और कुछ जो खाने पीने की चीजें वहां पर रखी थी वो फेंक के मार रही थी। जी पुलकित, आप वहीं पर मौजूद हैं। अभी के हालात देखते हुए लग नहीं रहा है कि आगे की कार्रवाई हो पाएगी। देखिए, अभी भी मैं मौजूद हूं और आपको मैं सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरीके से जितने भी सीनियर नेता हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, वो विधायक हो या वो पुराने पार्षद हो, वो अब बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें सदन से गई और जिस तरीके से एक दूसरे को निशाना बनाया गया, वो यहाँ के हालात बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से सदन में पार्षदों को निशाना बनाया गया। पार्षदों ने अपने दूसरे साथियों के ऊपर पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, फल, प्लेट, जो हाथ लगा वो फेंका और साथ ही थप्पड़ तक चले हैं अंदर सदन में। 11 बजे, आप सदन की ही घड़ी से देख लीजिए, 11:25 इस समय हो रहे हैं और 11 बजे ठीक यहां पर हंगामा शुरू हो गया था। 25 मिनट हंगामा चलते हुए हो गए हैं, कुछ पार्षद वहां से हटे हैं, लेकिन अभी भी बीच बचाव की कोशिश यहां पर हो रही है। धक्का मुक्की इस वजह से हुई कि यहाँ जो आप जगह देख लें, ये वेल का एरिया है और पहले सदन के तमाम जो पार्षद थे वो सीटों पर बैठे हुए थे। जब मेयर कुर्सी पर आकर बैठी तो पार्षद, बीजेपी के पार्षद उठकर वेल में चले गए। उसके बाद में जब मेयर यहाँ से चली गई, सदन की कार्रवाई तो स्थगित कर दिया गया। तो उसके बाद में ये पार्षद आपस में भिड़ गए अपनी अपनी बातों को लेकर और 25 मिनट हो चुके हैं। इसी तरीके की तस्वीरें सदन से जा रही हैं, जिसमें साफ होता है कि किस तरीके के हालात दिल्ली एमसीडी सदन के हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही चौंका देने वाले और शर्मिंदा कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। ये हमारे जनप्रतिनिधि देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किस तरीके के हालात सदन के अंदर नजर आते हैं। पुलकित, जरा इन तस्वीरों को डिस्क्राइब करिए। वेल के पास तमाम पार्षदों को हम पहचान तो नहीं पाएंगे, आतिशी नजर आ रही है, कुछ एक दो और जाने पहचाने नाम उधर नजर आ रहे हैं। चल क्या रहा है इस वक्त? हम देख पा रहे थे सफेद शर्ट पैंट में कोई एक पार्षद है जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। 3-4 लोग उन्हें नीचे उतार रहे हैं, समझा रहे हैं, वो क्या रहा है? मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाता हूं, समझाता हूं कि किस तरीके के हालात हैं। ये सामने आप ये देख लीजिए कि तुर्केश पाठक जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी आपको नजर आ जाएंगी और इसके अलावा जो पार्षद हैं, सीनियर पार्षद हैं, वो आपको नजर आ जाएंगे। मेयर की कुर्सी अभी खाली है, लेकिन जिस समय ये हंगामा हुआ उससे पहले मेयर अपनी कुर्सी पर थी। जहां पर अभी ये तमाम जो पार्षद हैं वो जुटे हुए हैं, वो वेल का एरिया है। यहाँ पर तमाम जो पार्षद हैं मेयर से अपनी बात रखने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए सामने जुटे हुए थे। देखिए, ये कटोरी एक पार्षद दिखा रहा है कि कटोरी तक फेंकी गई है। देखिए, हाथ में पार्षद अपने हाथ में एक कटोरी दिखाते हुए दिखा रहा है कि वो तक सर पर मारी गई है। यानी कि जो प्लेट, बोतलें, कटोरी, चम्मच जो भी सदन के अंदर मिला। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पुलकित नागर हमारे संवाददाता लगातार हमें बता रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली में किस तरीके के हालात सिविक सेंटर के अंदर नजर आ रहे हैं। दरअसल देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशानुसार यहां पर चुनाव होना था 22 तारीख और ऐसे में यहाँ पर मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ शाम 6 बजे के करीब से। जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसके लिए यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन पार्षदों के बीच जो थप्पड़ बरसे हैं, जो लात घूंसे चले हैं, उसके बाद हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो गए
ये लाइव तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ नवभारत पर दिल्ली के सदन के अंदर की दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो तमाम आम आदमी पार्टी बीजेपी के पार्षद हैं, जो विधायक हैं, वो खड़े होकर बवाल कर रहे थे। कुछ वेल के पास चले गए, खींचातानी होने लगी। हालांकि कुछ विधायकों ने, कुछ पार्षदों ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने बिगड़े कि आपके ही अपने जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर बोतल, कटोरियां, हाथ में जो सामान उन्हें सदन में मिला उससे हमला करते नजर आए। एक दूसरे पर फेंका गया और इस वक्त की स्थिति आप देखेंगे तो किसी कबाड़ खाने की तरह पूरा सिविक सेंटर नजर आ रहा है, क्योंकि जगह जगह यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से कागज फेंका गया है। हंसराज हंस हमारे साथ बीजेपी सांसद जुड़ चुके हैं। हंसराज जी, लगातार आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ही लगा रही है कि जब जब इस तरह से चुनाव हो रहा है, कार्रवाई बाधित करने की कोशिश सिर्फ बीजेपी पार्षदों की मंशा होती है। पता नहीं, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी। आज वोटिंग हुई, हम सब एमपी गए वोटिंग करने, मेयर बन गया, डिप्टी मेयर भी, और बाद में पता नहीं क्या हुआ, शाम से ये खबरें आने लग गई है। मुझे लगता था आज शुरुआत अच्छी हुई है जी, तो एंड भी ग्रेसफुली होगा, सारा ये सिलसिला निपट जाएगा, आगे काम स्टार्ट हो, डेवलपमेंट का जो जो होना चाहिए। शुभकामनाएं दे के आए हैं मेयर साहब साहिबा को भी। तो पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, लोगों के ज़हनों में क्या चल रहा है। खुराफाती ज़हन है एक दूसरे पे। जी बिल्कुल, बोलने और ये में एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं हंसराज जी टाइम्स नाउ नवभारत पर। बहरहाल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन अंत में न जाने ऐसा क्या हुआ कि माहौल इतना बिगड़ गया। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जो अंदाज दिखाई दे रहा है। बीजेपी पार्षद स्मिता कौशिक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्मिता जी, आप बताएंगी हमें इस वक्त कहां पर हैं, हालात इतने ज्यादा बिगड़े किस वजह से? मैं इस वक्त बिल्कुल अपने सदन में ही हूँ और सदन की कार्यवाही जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि सुबह से बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही थी, और जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ, इन्होंने फिर वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें स्टार्ट कर दी अपनी कि मोबाइल ले जा सकते हैं। और फिर हमने देखा कि एक एक पार्षद अपना मोबाइल से अपने वोट का फोटो खींच के वो अपने मोबाइल में लेकर आ रहे थे। तो हमने इस बात का पुरजोर विरोध किया, क्योंकि इस तरीके की चीजें ना कभी सदन में हुई, और जब हम सीक्रेट बैलेट को सपोर्ट कर रहे हैं, सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, तो उसके बावजूद इस तरीके की प्रक्रिया क्यों? तो हमने इस पर सवाल उठाया। तो इन्होंने अपना झगड़ा और मारपीट शुरू की। शैली ओबराय जो कि आज ही हमारी मेयर नियुक्त हुई है, उन्होंने हमेशा हर 15 मिनट के बाद वो ब्रेक ले रही हैं और उसके बाद 1.5 या 2 घंटे में वो सदन में वापस आती हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सदन पूरा 11 से भी ऊपर 11:30 का ये समय है, और अब अंततः जब कुछ भी इनका बस नहीं चला तो दुर्गेश पाठक जी के कहने पर इन्होंने अपनी ये मारा पीटी और इस तरीके की अभद्र भाषाएं महिला पार्षदों के साथ शुरू की, मारम पीटी की। इनके पार्षदों ने हमारे पार्षदों पर हाथापाई की। आप देख सकते हैं कि हमारे एक पार्षद को बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं। स्मिता जी, वक्त की कमी है, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप इस वक्त सदन के अंदर हैं। अभी झगड़ा शांत हुआ, चुनाव आगे होगा? झगड़ा शांत हो गया है, चुनाव आगे होगा या किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से शैली जी जुड़ती हैं? शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो चलिए, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, आगे कुछ और खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, खबरों में आगे बढ़ेंगे 2 मिनट में। देखिए देश भर से आई वायरल रिपोर्ट्स। ट्रैक्टर के स्टंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक ट्रैक्टर चला रहा है और दूसरा युवक बगल में बैठा है। तभी ट्रैक्टर चला रहा युवक ट्रैक्टर के साथ स्टंटबाजी करता है। वो ट्रैक्टर के आगे के दोनों पहियों को हवा में उठा देता है। ट्रैक्टर पर बैठा युवक धड़ाम से नीचे गिर जाता है। गनीमत रही कि ट्रैक्टर वहीं रुक गया, नहीं तो युवक की जान भी जा सकती थी। अगर आपको भी झूला झूलना पसंद है तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो में दिख रहा शख्स झूला झूल रहा है, उसके सामने आग जल रही है। तभी अचानक झूला टूट जाता है और शख्स आग में धड़ाम से गिर जाता है। गनीमत रही कि आग में सिर्फ उसका पैर पड़ा। शख्स फौरन आग से दूर भाग खड़ा होता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।
साइकिल रेस चल रही थी, तभी साइकिलिस्ट का बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। वहां मौजूद लोग फौरन उसके पास जाते हैं, लेकिन वो बेसुध नजर आता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वीडियो पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो को देखिए। एक शख्स स्टेज पर बैठी दुल्हन पर इतने पैसे वारता है कि हर कोई हैरान रह गया। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, तभी पीछे से काला चश्मा पहने एक रिश्तेदार आता है। पहले तो दूल्हे के सामने 500 की एक गड्डी रखता है, बाद में दुल्हन के सामने एक के बाद एक 500 रुपए की 9 गड्डियां यानी 4.5 लाख रुपए रख देता है। ये देखकर खुद दुल्हन भी हंसने लगती है। हिस्ट्री जो आपको नहीं पढ़ाई गई। 1250 साल पहले चोल राजाओं ने वो काम कर दिया था जो मुगल तो क्या दुनिया में कोई नहीं कर पाया। वो मैथ्स जो आपको नहीं समझाया गया। नरेंद्र मोदी चिंता जताते थे 2013 में कि तब रुपया क्यों गिर रहा है भाई, यूरो के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है, पाउंड के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वो केमिस्ट्री जो आपको नहीं दिखाई गई। पीएम मोदी ने बीजेपी को 40 साल जिताने का फॉर्मूला तैयार भी कर लिया। नो तुष्टीकरण, उन्होंने कहा इसकी जगह तृप्तिकरण कर दो। वो साइंस जो आपके काम की है। कहीं आप वो गिलोय तो नहीं ले रहे जो लिवर फेल कर सकते। देश हित में चल रही है न्यूज की पाठशाला, रोज रात 8:50 पर। कायदे से तो आपको बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए। आपने एडमिशन लिया क्या? Co-powered by Jacquard, discover the magic of smart lights. कुमार विश्वास हिंदी जगत के जाने माने कवि, जिन्हें कौन नहीं जानता। कुमार इस बार लेकिन एक ऐसा फंस गए हैं कि ना उगलते बन रहा है ना निकलते। उनके आगे कुआं तो पीछे खाई। सवाल है कि कुमार विश्वास ने ऐसा क्या किया। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आज से 4-5 साल पहले एक दिन बजट आने वाला था। मंच तो राम कथा सुनाने के लिए सजा था। स्टूडियो पे खड़ा था, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। एक बच्चे ने मोबाइल ऑन कर दिया और आशु कवि कुमार विश्वास ऐसी टिप्पणी कर गए जिस पर उज्जैन के विक्रमोत्सव से लेकर सोशल मीडिया तक पर रार मची। संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। सवाल उठने लगे कि जब कुमार विश्वास को अपने अपने राम पर बोलना था तो संघ को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ ठहराने का उनका बयान अनजाने में हुई भूल थी, झोंके वाला दुस्साहस था, या किसी के इशारे पर फिर से सियासी दांव आजमाने की सोची समझी बिसात थी। सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि जिस उज्जैन के विक्रमोत्सव में उन्हें राम कथा सुनाने के लिए आमंत्रित किया गया, वो मध्य प्रदेश की धार्मिक चेतना का बड़ा केंद्र है, जहां इसी साल चुनाव होने। ऐसे में कुमार विश्वास का बयान बीजेपी से लेकर आरएसएस से जुड़े लोगों को तीखे व्यंग की तरह चुभा और तुरंत गुस्से की शक्ल में नजर भी आया। ये जो पोस्टर यहाँ पर उज्जैन शहर के टावर चौक चौराहे पर लगा है, इसे भी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संघ पर बयान दिए जाने के बाद में फाड़ दिया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के और संघ के लोगों का यही कहना था कि कुमार विश्वास अपने बयान से जो है माफी मांगे, अपने बयान पर खेद व्यक्त करे। कुपड़ और अनपढ़ वाले विवादित बयान पर हो हल्ला मचा तो कुमार विश्वास बैकफुट पर जरूर आए। सोशल मीडिया पर सफाई वाला वीडियो भी जारी किया, लेकिन इस वीडियो में माफीनामे से ज्यादा वो अपने बयान को सही ठहराते दिखे। वो दावा करते दिखे कुछ विघ्न संतोषी मेरे बयान के अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से बेवजह हंगामा खड़ा हो गया। मैं जो बोल रहा हूँ उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूँ। यदि आप किसी नए अर्थ में उसे समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तदुपरांत आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करिए। और आज प्रार्थना में बैठते समय भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी ये विघ्न संतोष पैदा किया है,
ईश्वर उनकी बुद्धि को भी मलिनता से दूर करे, भगवान से जोड़े, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जोड़े। कुमार विश्वास ये दोहराते रहे, दावा करते रहे कि मेरे बयान के निशाने पर आरएसएस नहीं, मेरे दफ्तर में काम करने वाला वो लड़का था जो आरएसएस से जुड़ा था, लिहाजा मेरी बात को गलत अर्थ में ना ले। सवाल तो ये है कि क्या कुमार ने ये दावा करने से पहले अपने बयान को क्या ठीक ढंग से दोबारा सुना? उस बयान में वही सुनाई दे रहा है जिससे कनी काटने के लिए कुमार विश्वास अपनी साहित्यिक प्रतिभा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थ का अनर्थ निकालने की दलील दे रहे हैं। यकीन ना हो तो एक बार फिर गौर से सुनिए। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी है, वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है, और एक ये वाले हैं, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं। हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। आज से 4-5 साल पहले एक दिन बजट आने वाला, बात जुबान से निकल चुकी थी, विवाद गहराता जा रहा था, तो उसके बाद भी कुमार विश्वास सहज भाव में माफी मांगने से बच रहे थे और गिना रहे थे कि आरएसएस से उनके परिवार का कितना गहरा जुड़ाव रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़े। मैं पुनः स्पष्ट करूं, मैं एक कथन मेरे कार्यालय में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में था, एक बालक के बारे में था, और ऐसी बात तो मेरे पिता भी मुझसे कहते हैं, बड़े मूर्ख हो तुम, जो स्वयं आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, मेरे भाई भी। ऐसी बातें तो सभी बोलते हैं, लेकिन मैंने उस लड़के से बोला क्योंकि आयु में बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए बोल दिया, और वो आपको अपना मान के मैंने वहां सूचित कर दिया। इधर संघ समर्थक ये सवाल उठा रहे थे कि हिंदुस्तान में 500 साल बाद राम मंदिर की बुनियाद पड़ी, रामलला को उनकी जन्मभूमि पर धूमधाम से प्रतिष्ठित किया गया, तो इसके पीछे संघ की बड़ी तपस्या है। पिछले 100 सालों से हिंदुस्तान में रामराज्य की कल्पना को साकार करने में कोई जुटा है तो वो संघ है, और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि राम और रामराज्य संघ के रोम रोम में बसे हैं। लिहाजा कुमार विश्वास सफाई में शब्द जाल बुनकर अपने विवादित बयान से नहीं बच सकते, उन्हें माफी मांगनी हो। अगर आरएसएस के लोग अनपढ़ हैं तो फिर पढ़ा हुआ कौन है? इतिहास उठाकर देखिए आप, केशव बलराम हेगड़ेवार जी उस समय के एमबीबीएस डॉक्टर, जब गिने चुने लोग डॉक्टर हुआ करते थे। उसके बाद एमएस गोलवलकर जी, एमएससी एलएलबी उन्होंने किया। मधुकर दत्तात्रेय देवव्रत साहब ने एलएलबी किया। रज्जू भैया एमएससी पीएचडी थे। के एस सुदर्शन जी जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने बी किया था, और मोहन भागवत जी ने खुद वेटरनरी कॉलेज से बीएससी किया हुआ। वाराणसी के अखिल भारतीय विद्वत परिषद ने राम कथा की आड़ में दिए कुमार विश्वास के विवादित बयान पर आपत्ति जताई। विद्वत परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश्वर शास्त्री मुसलगांवकर ने अपने बयान में कहा, कालिदास संस्कृत अकादमी में प्रचलित कुमार विश्वास का राम के विषय में चल रहे अनर्गल प्रलाप को मैं प्रमाणिक नहीं मानता। महाकाल की नगरी में वेदों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवकों को अनपढ़ कहना इत्यादि विषय में उनका प्रलाप सर्वथा निंदनीय और अखंडनीय है। कुमार विश्वास का नाम ही उनके स्वरूप को स्पष्ट कर रहा है। उनका शास्त्र ज्ञान विषयक विश्वास ही अभी कुमार अवस्था में व्यक्ति कामाचारी ही होता है, अतः कुमार विश्वास का अध्ययन भी कामाचारी है। उनका गंभीर विषयों पर उद्बोधन बाल प्रमत्तवत सर्वथा उपेक्षणीय है। काशी विद्वत परिषद ने कुमार विश्वास के विवादित बयान की तुलना बच्चों के प्रलाप से की और यहाँ तक कह डाला कि गंभीर विषयों पर वो बचकानी बातें कर रहे हैं। राम कथा में कुमार विश्वास के आपत्तिजनक बयान ने कांग्रेस को सियासत करने का मौका दे दिया। कांग्रेस ने ये कहकर इस विवाद को हवा दी कि संघ के बयानों को देख लीजिए, उनके बयानों से सिर्फ नफरत फैलती है। पलटवार में बीजेपी ने कुमार विश्वास को कुमार बकवास बता दिया और कहा कि उनकी बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा होगा। इन सबके बीच सवाल उठने लगे कि शायरी और कविता के मंच से अपनी पहचान बनाने वाले कुमार विश्वास राम कथा के लिए व्यास गद्दी कैसे संभालने लगे। संघ को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ बताने के उनके बयान के पीछे सियासी नफा नुकसान को खंगाला जाने लगा। अन्ना आंदोलन के दौर में दिल्ली के मौजूदा सीएम केजरीवाल के साथ कुमार विश्वास की नजदीकियां जग जाहिर रही। सत्ता की लड़ाई में दोनों के बीच की खींचतान भी दुनिया ने देखी और इसके बाद कुमार विश्वास ने बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने की भी कोशिश की। ये बात भी छिपी नहीं। साल भर पहले ही सियासी वार पलटवार तेज हो रहे हैं। विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा कि 2024 में राम और रामराज्य के जवाब में वो कौन सा सियासी दांव बिछा। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2024 की चुनावी बिसात को ध्यान में रखकर कुमार विश्वास ने अनपढ़ और कुपड़ वाला बयान दिया। कुमार अभी तो इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं,
लेकिन आने वाला वक्त बताएगा अपने विवादित बयान पर जो उन्होंने सफाई दी उसमें कितनी सच्चाई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। चलिए एक बड़ी खबर पर नजर। इस वक्त दिल्ली एमसीडी सदन में पार्षदों के बीच अब से कुछ देर पहले जमकर हाथापाई हो गई। सदन के अंदर जो पार्षद थे एक दूसरे को थप्पड़ जड़ते नजर आए, सदन में एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकी। नारेबाजी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में जमकर बवाल हुआ। लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी शुरू हो गई है और वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। हर बार स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की वोटिंग शुरू होती है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं, गाली गलौज शुरू करते हैं और अब सारी हदें पार करके भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय पर हमला कर दिया। और ना सिर्फ महिला पार्षदों ने, शिखा राय जी खुद चढ़ी, पुरुष पार्षदों ने भी स्टेज पर जाकर शैली ओबरॉय जी पर हमला करने की कोशिश करी। ये है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। जब वो चुनाव हार गई है तो उनको जनता का जनादेश स्वीकार करना होगा। वो बार बार गुंडागर्दी कर रहे हैं। 4 बार तारीख लगने के बाद आज मेयर का चुनाव संभव हो पाया है, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद अब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भारतीय जनता आम आदमी पार्टी नेता को आप सुन रहे थे और आतिशी किस तरह से ये बता रही हैं कि बीजेपी द्वारा चुनाव में दखल करने के लिए चौथी बार चूंकि आज मेयर चुनाव हुआ था, इस तरीके से हाथापाई की गई, मारपीट की गई। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस चल रहे हैं और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो चुका था। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान कहा गया कि वोटिंग की जानी है। पुलकित हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। पुलकित, अब सवाल यही है कि आज चौथी बार उम्मीद थी कि फाइनली सब कुछ शुरू सही तरीके से हुआ, खत्म भी सही तरीके से होगा। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज हो पाएगा? क्योंकि आम आदमी ने कह दिया चाहे पूरी रात हो जाए चुनाव करवा के रहेंगे। देखिए, अभी सदन की जो कार्रवाई है उसे 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया है। उसके बाद में फिर से सदन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सदन मेयर की तरफ से कहा जा रहा है कि आज ही सदन की कार्रवाई को पूरा किया जाएगा, यानी कि वोटिंग जो है स्टैंडिंग कमेटी के लिए वो कराई जाएगी। इस बिना वोटिंग कराए यहाँ से आज सदन की कार्रवाई खत्म नहीं की जाएगी, लेकिन 1-1 घंटे का जो ब्रेक है वो इस कार्रवाई के दौरान लिया जा रहा है। जी, बीजेपी के जो पार्षद हैं, कहा जा रहा है कि लगातार वो यहाँ पर मांग कर रहे थे कि वोटिंग ना हो या फिर मोबाइल फोन की इजाजत ना दी जाए। पुलकित, क्या इस पर मेयर ने कोई फैसला लिया है? आगे 1 घंटे बाद जब रिज्यूम होगी कार्रवाई, मोबाइल फोन को ही लेकर पूरा विवाद हुआ था। देखिए, मोबाइल फोन को लेकर ये विवाद हुआ था कि जो स्टैंडिंग कमेटी की के लिए वोटिंग हो रही थी उसमें मोबाइल फोन अलाउ कर दिया गया था, यानी कि जो वोट डाल रहा है वो अपनी में पॉकेट में फोन रख के ले जा सकता है या ना ले जाए, ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। उसके बाद में जब 35 वोट डल गए बीजेपी की तरफ से, देखिए सामने दूसरा पार्षद सामने लड़ने के लिए आ गए और ये इसलिए हो रहा है कि दिल्ली ने इन्हें चुनकर भेजा है। किस लिए भेजा है? काम करने के लिए, दिल्ली की सफाई के लिए। लेकिन तस्वीरें जिस तरीके की सामने आ रही हैं वो ये बता रही है कि किस तरीके से सदन का मजाक बनाकर रख दिया है इन तमाम पार्षदों ने जो यहाँ पहुंचे थे और एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। किस लिए? स्टैंडिंग कमेटी की वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन पहले इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद में उसमें ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, दोबारा से वोटिंग की मांग की जाती है, लेकिन सदन से कहा जाता है कि दोबारा वोटिंग नहीं हो सकती। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं उनकी वोटिंग कराने की बात कही जाती है। उसके बाद में इस तरीके से भिड़ते हैं ये तमाम पार्षद। देखिए, आप अब भी देख लीजिए,
देखिए मैं आपको शुरू से बताता हूं। असल में आज मेयर का चुनाव था, डिप्टी मेयर का चुनाव था और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों को चुनाव था। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव तक तमाम जो सदन में थी शांति बरती गई, लेकिन उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 सदस्यों का चुनाव होना था उसमें दोनों के बीच टकराव की स्थिति बनी रही और टकराव इस कदर हो गया कि दोनों एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। धक्का मुक्की हुई, यहाँ पर बोतलें फेंकी गई, थप्पड़ मारे गए। हमारे पास तस्वीरें हैं जिसमें एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं और हंगामा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गया कि धक्का मुक्की के बीच में कई लोगों को हो सकता है चोट भी आई हो। और पानी की बोतलें किस तरीके से आपने लाइव देखी कि एक दूसरे के ऊपर फेंक के मारी है। निशाना देखिए, अभी भी देखिए कोशिश। अब कुछ सीनियर नेता जो हैं वो यहाँ पहुंचे। देखिए किस तरीके से मारपीट जारी है, लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। और नगर निगम में एमसीडी का जो चुनाव हो रहा है, अभी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आगे हो पाएगा या नहीं, 1 घंटे बाद कार्रवाई रेज्यूम होगी तो तस्वीर साफ हो पाएगी। शुक्रिया जानकारी के लिए। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा पार्ट 2 गाना रिलीज किया है। इस गाने के बाद कानपुर देहात की पुलिस ने नेहा सिंह को नोटिस भेजा और 7 सवाल पूछे। यूपी पुलिस का कहना है कि इस गाने के जरिए सूबे में नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है। पूरे मामले पर नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। नेहा सिंह राठौर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। आपने पार्ट 2 रिलीज किया और आपके पास पुलिस का नोटिस पहुंच गया। 7 सवाल है पुलिस के और पुलिस कह रही है कि आपकी लाइनों से समाज में वैमनस्य पैदा हो रहा है। आप क्या कहना चाहती हैं इस पर? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। मुझे एक नोटिस दिया गया है जिसमें ये लिखा हुआ है, कानपुर देहात कांड जो हुआ है, जो आप सबको पता है, उस पे मैंने यूपी में काबा सीजन 2 के नाम से एक गीत रिलीज किया जिसपे यूपी पुलिस को जो है वो आपत्ति हो गई है। उन्होंने मुझ पे आरोप लगाए हैं कि मैंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है, मैंने समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करी है, समाज में मैं तनावपूर्ण माहौल क्रिएट कर रही हूँ, नफरत फैलाने का काम कर रही हूँ। इसके खिलाफ मेरे लिए जो है वो नोटिस जारी करी है जिसमें ये लिखा है कि 3 दिन के अंदर अगर मैं उस नोटिस का जवाब नहीं देती हूँ तो मुझ पे उचित कार्रवाई करी जाएंगी। ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे पहले तो ये गए थे मेरे ससुराल लेकर के नोटिस। इसके बाद जब वहाँ से उनको लगा कि बात नहीं बन रही है तो बहुत सक्रियता के साथ, बहुत ही फुर्तीले ढंग से कानपुर से सीधे दिल्ली आ गए। और जैसे एक क्रिमिनल को पकड़ा जाता है या क्रिमिनल टाइप बिहेव किया जाता है, उस तरीके से पहले मेरे हस्बैंड हिमांशु को कॉल किया महिला पुलिस ने और ये कहा, अपनी पहचान बदलकर ये कहा कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट बात कर रही हूँ। हिमांशु जी, आपसे मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए क्योंकि आप यूपीएससी के बच्चों को कोचिंग कराते हैं। तो हिमांशु ने मना कर दिया कि मैं आपको नहीं जानता तो मैं नहीं आ सकता हूँ आपसे मिलने, चाहे आपको गाइड करने, ये सारी चीज़ें। तो वो बोलती रही कि नहीं, आप आओ, इस पते पे आओ, मुझे गाइड करो, मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर हमने कॉल को इग्नोर किया। फिर 10-15 मिनट बाद मुझे कॉल आता है, हिमांशु को कॉल आता है कि हम कानपुर पुलिस बात कर रहे हैं, दरोगा जी हैं, हमारी पूरी टीम आई हुई है, आपके खिलाफ एक नोटिस है, इसको रिसीव करिए, इस पे सिग्नेचर करिए, ये सारी चीज़ें। तो बहुत ही क्या बोलेंगे, मैंने कौन सा ऐसा क्राइम कर दिया है कि आप मेरे लिए इस तरह से जाल बिछा रहे हो कि जाओगी कहाँ, तुमको बॉर्डर नहीं क्रॉस करने देंगे, तो तुमको ये नहीं करने। ये क्या है? मतलब नोटिस देना है, ठीक है, कोई बात नहीं, सीधे ही आकर के दे दो। मैंने बहुत बड़ा अगर क्राइम कर ही दिया है तो, पर इस तरह से क्यों आप बिहेव कर रहे हो, इस तरह से क्यों मुझे ट्रीट कर रहे हो कि मैं कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल हूँ। जो आरोप लग रहे हैं, जो बीजेपी और उनके समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि आपके गानों का डायरेक्टर दरअसल विपक्ष है और आप सिर्फ योगी सरकार की आलोचना करती हैं, इसलिए आप सवालों के घेरे में। मेरे गानों का डायरेक्टर विपक्ष नहीं, मेरे गानों का डायरेक्टर जनता है। तो ये सब इनका अपना है कि कहते रहते हैं, इनसे सवाल कर दो तो आपको वामपंथी बोल देंगे, विपक्ष की गायिका बोल देंगे। इनका तो ये आदत रहा है। तो कोई बहुत बड़ी बात आपने नहीं कह दी, कोई बहुत बड़ा आरोप इन्होंने नहीं लगा दिया, इस बात पे मैं सिर्फ हंस दूंगी। इनसे सवाल पूछो तो ये हिंदू मुसलमान करने लग जाएंगे, इनसे सवाल पूछो तो कन्नी काटने का अपना रास्ता इन्होंने ढूंढ लिया है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तो सवाल करती रहूंगी और सवाल करती रही हूँ। ठीक है नेहा, जो आपसे 7 सवाल कानपुर देहात पुलिस ने पूछे हैं वो 7 सवाल हम लगातार स्क्रीन पर चला भी रहे हैं। सवाल नंबर 1 है, क्या वीडियो में आप खुद हैं या नहीं? जाहिर सी बात है आप हैं, इस सवाल में कुछ बहुत तो है नहीं।
क्या वीडियो को आपने यूट्यूब पर अपलोड किया तो आपका हैंडल है तो आपने ही अपलोड किया होगा या आपके किसी सहयोगी ने किया होगा? ट्विटर अकाउंट को लेकर एक चौथे नंबर का सवाल है जो मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा, क्या इस गीत के शब्द आपने लिखे हैं, आपकी तरफ से लिखे गए हैं या किसी और ने लिख कर दिए? नोटिस में लिखे गए किसी भी प्रश्न का जवाब मैं बिना वकील से बात किए हाँ या ना नहीं दूंगी। तो बाकी आप मुझे जानते हैं, मैं पिछले 2.5 सालों से लोकगीतों पर काम कर रही हूँ और मैं मेरे गीत खुद लिखती हूँ और खुद गाती हूँ। बाकी नोटिस में लिखे गए सवालों का जवाब मैं बिना वकील से नहीं, जो इसमें मैं अपनी समझ में अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ, जो इन 7 सवालों में शायद जिस सवाल पर आपको वकील की जरूरत पड़ेगी वो सवाल नंबर 7 होगा कि इस गीत से समाज पर क्या असर पड़ेगा, इस बात को जानती हैं नहीं, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये तो बहुत फ्लैट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि वकील की जरूरत है। नहीं, मुझे और आपको देख करके एक्चुअली लग रहा है, पर ये लोग बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, इसीलिए सवाल को बहुत ट्रिकी बनाया है कि जिसमें मैं हाँ बोलूं तो भी फंसूं, ना बोलूं तो भी फंसूं, ये अपने तरीके से यूज कर लेंगे। तो मैं नहीं चाहती, मेरे वकील ने मुझे यही कहा है कि जब तक वो ना कहें इस सवाल पे मैं कोई जवाब ना दूं।